हेलो एंड वेलकम टू द एक्सेलेंस क्लासेस। मैं हिमांशु मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी CCRS की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, जिसकी एग्ज़ाम 1 अगस्त को होने वाली है और 22 तारीख को उसकी एडमिट भी जारी कर दी जाएगी, ऐसा बोर्ड ने नोटिफिकेशन इशू किया था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको बहुत सारे एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। और जैसा कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को बोलता हूं कि भाई, जब भी आप अपने वीडियो को देखने को जाओ तो आप पेन और पेपर लेके ज़रूर बैठो, क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन देख रहे हो उसमें से बहुत सारी क्वेश्चन ऐसी होती है जो आपकी जानकारी में नहीं होती है, आपके लिए नई होती है। आप उसे ज़रूर से ज़रूर नोट कर ले, ताकि आपके एग्ज़ाम में आप एक अच्छा स्कोर कर पाए। और आप हमारे चैनल पे जो भी प्लेलिस्ट है, जीके की पुरानी वीडियोस है, नई वीडियोस है, आप उसे एक बार ज़रूर देख ले। आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और साथ ही साथ जो मैथ्स की या इंग्लिश की और रीजनिंग की या किसी भी सब्जेक्ट की जितनी वीडियो डाली गई है, आप उसे ज़रूर देख लीजिए। वो कहीं ना कहीं से आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही दिया गया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के नए प्रश्न की तरफ। और हमारा पहला प्रश्न है, जबड़ों का जाम होना किस बीमारी का लक्षण है? जिसके ऑप्शन है टिटनस, प्लेग, हैजा, डिप्थीरिया। तो देखिए, जबड़ों का जाम होना टिटनस का सबसे पहला लक्षण है। यानी शुरुआती जब टिटनस का शुरुआत प्रभाव होता है, वो किसी के शरीर पे प्रभावित होना शुरू करता है तो जबड़ें जाम हो जाती है। और जो टिटनस की बैक्टीरिया होती है, पहले ये जान लीजिए कि टिटनस जो है वो एक बैक्टीरिया जनित रोग है। यानी ये बैक्टीरिया के थ्रू फैलती है। और इस टिटनस की बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो वो उसका नाम है बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, और यह हमारे शरीर के तंत्रिका कोशिकाओं को प्रभावित करती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो वो है, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल एक ही पाठ्यनांक को दर्शाता है? दैट मीन्स कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिस पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल दोनों इक्वल वैल्यू शो करता है? जिसके ऑप्शन है -60 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री और -40 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा -40 डिग्री। अगर आप इसको याद करना चाहें तो इस तरह से एक फॉर्मूला होता है जो कि बताता है C/5 = F-32/9। इसमें क्या है कि आप सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? जिसके ऑप्शन है भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, परमवीर चक्र। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत रत्न। ठीक है, और भारत रत्न जो सम्मान है, यह पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 यानी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति, उस समय के जो करंट राष्ट्रपति थे, श्री राजेंद्र प्रसाद जी, उनके द्वारा इसको स्थापित किया गया था। उसके बाद ये जो पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार है, ये पद्म पुरस्कार के अंतर्गत आता है। और इस पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो वो भी 1955 में शुरुआत की गई थी, जिसके तहत 3 तरह के पद्म पुरस्कार मिलते हैं, जिनमें आता है पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। ठीक है, और यह परमवीर चक्र जो है, यह वीरता के लिए दिया जाता है। इसके बाद और दोस्तों, आपसे एक सवाल है कि वर्ष 2020 का जो भारत रत्न था वो किसे दिया गया है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? आप उसका जवाब हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है? केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिसके ऑप्शन है भरतपुर, आगरा, जयपुर, अजमेर। तो इसका आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा भरतपुर। और यह भरतपुर कहाँ है? तो वो राजस्थान राज्य में स्थित है। इसी केवलादेव को भरतपुर पक्षी अभयारण्य या फिर घाना पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान में जो और भी अभयारण्य हैं वो कुछ इस तरह से हैं: रणथंभौर अभयारण्य और कुंभलगढ़ अभयारण्य, जो कि राजस्थान के प्रमुख अभयारण्य हैं। इसके अलावा आप ये जान लीजिए, यह भरतपुर या फिर घाना पक्षी अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे सर्दियों के मौसम में साइबेरियन सारस आते हैं। ठीक है,
इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, सौर मंडल में सबसे छोटा वर्ष और सबसे बड़ा दिन किस ग्रह का होता है? जिसके ऑप्शन है बुध, मंगल, बृहस्पति, नेपच्यून। तो इसका आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा बुध। ठीक है दोस्तों, अब बुध के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो बुध जो है यह सूर्य के सबसे निकट पर स्थित ग्रह है, जो कि आकार में काफ़ी छोटा है, यानी कि सबसे छोटा ग्रह है। और सूर्य की एक परिक्रमा करने में इसे 88 दिन यानी 88 डेज लगते हैं। वहीं अगर मंगल की बात करें तो इसे लाल ग्रह कहा जाता है और बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था जो बृहस्पति है वह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, इन नदियों में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है? मतलब कौन सी ऐसी नदी है जिनकी उत्पत्ति भारत में नहीं हुई है? जिसके ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, ब्यास, रावी और गोमती। तो इसका आंसर क्या होगा, शायद आप लोगों को पता हो कि इसका आंसर जो है वो है ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है, तो वो तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर झील के पास में ही एक चेमायुंग दुंग नामक हिमवाह है, यानी ग्लेशियर है, वहाँ से इस ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति हुई है। और इसके बाद थोड़ी सी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जान ले तो इसे तिब्बत में सांपो नदी के नाम से जाना जाता है। वहीं भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसे डिहम नदी के नाम से जाना जाता है और असम राज्य में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। जबकि अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेल के लिए सवारी डिब्बों का निर्माण कहाँ होता है? जिसके ऑप्शन है चित्तरंजन, पेराम्बूर, वाराणसी, हुबली। तो इसका आंसर क्या होगा, वो आंसर हो जाएगा पेराम्बूर। और अगर चित्तरंजन की बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रिक इंजन बनता है जिसे CLW यानी कि चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से जाना जाता है। और पेराम्बूर में जो कोच फैक्ट्री है उसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहा जाता है। यह चेन्नई में स्थित है जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। और वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर डीजल इंजन रेल कारखाने का कारखाना है, यानी यहाँ डीजल इंजन तैयार किया जाता है। और अगर हुबली की बात करें तो यह साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर ऑफ साउथ वेस्ट रेलवे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, वो है वैन से क्या अभिप्राय है? मतलब कि वैन का फुल फॉर्म क्या है? जिसके ऑप्शन है विथ आफ्टर नेटवर्क, वर्क आफ्टर नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वर्क एरिया नेटवर्क। तो इसका आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, और यह वाइड एरिया नेटवर्क क्या करता है, यह बड़े लेवल के यानी कि एक कंट्री या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है उनके सारी साइटों को कवर करती है। इसके साथ ही साथ एक और चीज़ है जिसे हम लोग लैन कहते हैं, यानी LAN। इसका भी फुल फॉर्म कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, कवि गुरु किन्हें कहा जाता था? जिसके ऑप्शन दिए गए हैं हरिवंश राय बच्चन, रविंद्रनाथ टैगोर, कालिदास और सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो इसका आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, और रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। तो इन्होंने भारत का राष्ट्रीय गीत जनगण मन लिखा था और साथ ही साथ बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत आमार सोनार बांग्ला की भी रचना इन्होंने ही की थी। इन्हें वर्ष मतलब कि ईयर 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है डैश के मशहूर प्रतिपादक अमजद अली खां थे? यानी जो अमजद अली खां जी हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? जिसके ऑप्शन है गिटार, पियानो, सरोद, तबला। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो होगा सरोद। और सरोद के बारे में और भी जानकारी ले लीजिए कि सरोद को प्ले करने वाले
कौन कौन से हैं, तो एक अमजद अली खान जी हो गए, इसके अलावा अली अकबर खान है, अलाउद्दीन खान है और जरीन दारूवाला है। काफ़ी बार इन तीनों या इन चारों का नाम क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। इसके बाद अगर तबला की बात करें तो तबला को प्ले करने वाले जो लोग क्वेश्चन में हाईलाइटेड हुए हैं, कई बार इनके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है, वो हैं जाकिर हुसैन साहब, अल्लाह राखा खां जी और गुदई महाराज एवं किशन महाराज। इन लोगों के बारे में कई बार क्वेश्चन आया है कि अल्लाह राखा खां कौन से इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, तबला हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, एक किस छूट गया है, ठीक है, जिसके ऑप्शन दिए गए हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पंजाब। तो आप सभी को पता होगा कि स्वर्ण मंदिर जो है वो पंजाब राज्य में स्थित है और पंजाब के अमृतसर में स्थित है, ठीक है। इस स्वर्ण मंदिर को हम लोग श्री हरमंदिर साहब या दरबार साहब भी कहते हैं। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो सिखों के 5वें गुरु जो कि अर्जुन देव जी थे, उन्होंने की थी। और इसकी नींव किनके द्वारा रखवाई गई थी, तो इनकी मतलब कि स्वर्ण मंदिर की जो नींव है वो किसके द्वारा रखवाई गई थी, तो वो लाहौर के एक संत थे साईं मियां मीर जी, उनके द्वारा वो वर्ष 1588 में इस स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, ठीक है, जिसके ऑप्शन दिए गए हैं जॉन डाल्टन, न्यूटन, कूलॉम, जे थॉमसन। तो इसका आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा जे थॉमसन। और यह इलेक्ट्रॉन जो है एक निगेटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल्स है जो कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। इसके अलावा परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को टैस के द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है, यानी मुख्य न्यायाधीश को किनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है, जिसके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, विधि मंत्री, लोकसभा स्पीकर एवं भारत के राष्ट्रपति। जिसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। अब थोड़ा सा सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि संविधान के भाग 5 में किया गया है। और इसके साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है 124 से लेके 147 तक, जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय के संरचना और अधिकार क्षेत्र की वर्णन की गई है। इसके साथ ही साथ आप यह भी जान लीजिए कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। और वर्तमान में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो है NB रमन्ना, ठीक है। इनका कार्यकाल कब तक रहेगा, तो इनका कार्यकाल रहेगा 26 अगस्त 2022 तक। और ये कितने नंबर के चीफ जस्टिस हैं, तो वो 48 यानी कि 48वें चीफ जस्टिस है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसको भारतीय नेपोलियन कहा गया है, जिसके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष, अशोक। तो इसका आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा समुद्रगुप्त, ठीक है दोस्तों। और यह समुद्रगुप्त किस वंश से संबंधित है, तो ये गुप्त वंश से संबंधित है। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो थे श्रीगुप्त। और एक चीज़ और जान लीजिए कि समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम हरिसेन था। और इन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो वो थे विष्णुगुप्त, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे, जिसके ऑप्शन है पतंजलि, कपिल, जैमिनी, उलुककुंड। तो सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे, तो वो हो जाएंगे कपिल।
वहीं अगर पतंजलि की बात करें तो ये योग दर्शन के संस्थापक थे। अगर जैमिनी की बात करें तो ये पूर्व मीमांसा के संस्थापक थे। वहीं अगर हम उलुक कुंड की बात करते हैं, जिनका दूसरा नाम कनाद था, वो वैशेषिक दर्शन के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई वीडियो में नए प्रश्नों के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।